हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में, जो कि हमारे भारतीय इतिहास में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रोलक एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है दोस्तों, ये एक धब्बा है हमारे मतलब इंडियन हिस्ट्री में अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर, जिन्होंने लाखों मतलब हजारों लोगों, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, महिलाएं, बच्चे, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो मारे गए थे। और वो आज का ही दिन था, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। और बैसाखी के दिन ये हत्याकांड आपका हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे कि जनरल डायर ने क्यों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी और किस तरह से वहां पर मैसाकेर है जो किया गया था। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, सब लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए, और सब लोग ऑडियो वीडियो भी चेक कर लो कि सब क्लियर है या नहीं है। तो शुरू करते हैं सेशन को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, डेट आपको मैं बताऊं तो 13 अप्रैल 1919 को ये आपका होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल को बेसिकली हुआ क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो 13 अप्रैल को हुआ ये था कि जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण एक बैठक है जिसका आयोजन किया जा रहा था बेसिकली। और इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों पर जो ब्रिगेडियर रेगी नॉल डायर थे, उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया, और जिसमें बहुत सारे निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं जो मारे गए। अब उसने ये आदेश क्यों दिया था, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या बैकग्राउंड है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड हम देखें तो क्या था दोस्तों, इस टाइम चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो चल रहा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते कोई भी इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ना हो, इंडिया के खिलाफ कोई भी ऐसी मतलब कॉन्स्पिरेसी ना कर सके, कोई षड्यंत्र ना कर सके, इंडियंस के द्वारा कोई षड्यंत्र नहीं किया जाए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो उन्होंने लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए और लोगों को एक तरह से, एक दमनकारी नीति है उसका उपयोग उन्होंने किया, और एक एक्ट उन्होंने पारित किया जिसका नाम है अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अब दोस्तों, इस नाम से पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन ये पॉपुलर जो हुआ दोस्तों, ये रोलक एक्ट के नाम से पॉपुलर हुआ। रोलक एक्ट के नाम से इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सिडनी रोलेक्ट, जिनके नाम पर ये नाम पड़ा। लेकिन हम इसे बोलते हैं ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट की संज्ञा दी, ये था काला कानून। और ये वाक्य में काला कानून था। क्यों था काला कानून दोस्तों? ब्लैक एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इसके तहत कोई भी व्यक्ति हो, है ना, जिससे गवर्नमेंट को डर था कि भाई ये अशांति फैला सकता है ना, उसको बिना वकील की दलील, बिना कोई अरेस्ट वारंट, किसी को बिना पूछे उसको 2 साल के लिए क्या किया जाता था, अंदर कर दिया जाता था। तो सरकार अब किसी व्यक्ति को भी जो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त था, उसे, जिसने देशव्यापी अशांति फैलाने का डर था, बिना मुकदमा चलाए कैद करने का अधिकार उसको मिल गया था कि अब भाई आप जेल में डाल दो, किसी के ऊपर शक है तो भी जेल में डाल दीजिए। अब दोस्तों ऐसा जो कानून आया तो बहुत सारे लोगों ने इसको विरोध किया कि भाई आप कि ना, बिना किसी बेसिस पे, सस्पिशन के बेसिस पे आप जेल में डाल दोगे, तो ये कानून तो बहुत ही गलत कानून है। इसके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हुए, जैसे हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है, मजर उल हक हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया कि भाई हम आपके साथ में काम नहीं करेंगे। ठीक है। और यहां पर एक आप देख सकते हैं, एक आर्टिकल भी छपा था, ब्लैक बिल नंबर 1 पास्ट। ये उस टाइम की कटिंग है आपकी। अब ये एक्ट आया दोस्तों, तो गांधी जी हैं जो अंग्रेजों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब बोले कि ये तो गलत है और हम अब अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस एक्ट को उन्होंने बोला ब्लैक एक्ट। और गांधी जी हैं, उन्होंने भी मास प्रोटेस्ट है ना, वो आयोजन किया, और इस मास प्रोटेस्ट के चलते ही लोग अलग अलग जगह पर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे इस एक्ट का। हुआ क्या दोस्तों, ये पंजाब में भी दोस्तों ऐसा विरोध चल रहा था, और पंजाब के 2 लीडर थे
जो कि बहुत ही पॉपुलर थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इस अरेस्ट के विरोध में बैसाखी के दिन क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो जलियांवाला बाग में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। यहां पर इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग कि भाई हमारे जो लीडर हैं सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको आप रिहा कीजिए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत कहां मानने वाली थी। उन्होंने क्या किया कि जो लोग गैदर हो रहे थे बैसाखी के दिन, क्योंकि 13 अप्रैल को आज के दिन पंजाब में बहुत एक पॉपुलर फेस्टिवल है, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, बैसाखी को हम बनाते हैं। तो इस दिन लोग बड़े चाव धाव से अपनी फसलों को काट कर और एक जगह इकट्ठा हो रहे थे थोड़ा सा, है ना, कि भाई डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा कीजिए। इस मौके को देखकर यहां पर पंजाब के उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके माइकल ओ डायर। इन्होंने क्या किया था, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था इस रोलेक्ट एक्ट के चलते। भाई कोई भी यहां पर धरना नहीं दे सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता। और इन्होंने ऑर्डर दिया ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को कि भाई आप वहां जाकर और लोगों को हटाइए। अब इस जो डायर था, ठीक है, जो जनरल डायर था, इन्होंने क्या किया कि सारे रास्ते बंद कर दिए और कोई भी रास्ता लोगों के लिए निकलने के लिए नहीं छोड़ा और अंधाधुंध वहां पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड तो बहुत कम बताते हैं, लेकिन हजारों लोग हैं जो यहां पर मारे गए थे, घायल हुए थे, बच्चे, बूढ़े, महिला, सब। और तब तक वो गोली चलाता रहा जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हुई। लोग दीवारें कूद कूद कर भाग रहे थे, तब भी उनको शूट किया जा रहा था। कुछ लोग ट्यूबवेल में पड़ गए, कुएं में पड़ गए, तब भी उनको शूट किया जा रहा था। तो इतना नरसंहार है जो इस डायर के द्वारा किया गया था। तो ये कहानी थी बेसिकली जलियांवाला बाग की, और इसके पीछे का कारण था दोस्तों रोलेक्ट एक्ट। अब दोस्तों इसके विरोध में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। होता क्या है कि ये इतना नरसंहार इन्होंने किया कि जितने भी हमारे नेशनल लीडर थे उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया, जिसमें जैसे हम रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते होंगे, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, बंगाली कवि थे। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस दी कि तुम संभालो, हमें नहीं चाहिए, तुम तो ऐसे लोगों को मारते हो, है ना, तुम तो जानवर हो, इंसान ही नहीं हो, तो हमारी उपाधि, आपकी उपाधि भी आप रख ले। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दे दी वापस। गांधी जी है, उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि वापस दे दी, इनका मेडल, बोला कि तुम संभालिए, है ना। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये गांधी जी हैं, कि बोला हमें नहीं चाहिए आपकी उपाधियां, आप ले लीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। उसके बाद में दोस्तों यहां पर लोगों ने डिमांड किया कि भाई ये जो जनरल ओ डायर है, माइकल ओ डायर है, इसको आप पनिश कीजिए। तो इसके लिए कमिटी बनी थी, है ना। 14 अक्टूबर 1919 में एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनी, और इस डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के जो अध्यक्ष थे, है ना, वो थे हंटर, है ना, लॉर्ड विलियम हंटर। और इसीलिए इसको बोलते हैं हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन बना था, और इस हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने जनरल ओ डायर, ठीक है, जो डायर है, उसके कृत्यों की निंदा की और उसे अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश किया। अब यहां पर दोस्तों जो भारतीय थे वो इस कमेटी से सेटिस्फाई नहीं थे कि हम अपनी कमेटी बनाएंगे। तो भारत की एक अपनी गैर आधिकारिक समिति भी बनी थी, और उस समिति में मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है, CR दास थे, अब्बास तैयब जी थे, और MR जयकर थे, और गांधी जी, इनको इस कमेटी में शामिल किया गया। तो ये सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे कि जो हमारी आंतरिक जो कमेटी बनी थी, गैर आधिकारिक कमेटी बनी थी, उसमें कौन कौन सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब, MR जयकर, गांधी जी, है ना। और जो ब्रिटिश के द्वारा कमेटी बनाई गई थी वो था आपका हंटर कमीशन, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि देखो भारतीय लोगों को तो आज भी इस कृत्य पे बहुत गुस्सा आता है, और समय समय पर इसका विरोध भी किया जाता है। अंग्रेजों से बोला जाता है कि इसकी माफी मांगो। यहां पे एक व्यक्ति थे उधम सिंह, एक मूवी भी आई थी अगर आपने देखी हो तो, और इस पे एक UGC नेट में भी एक सवाल पूछा गया था आपसे। उधम सिंह मूवी आई थी, उसी साल पेपर हुआ था, और एक ये सवाल आपसे पूछ लिया था। तो उधम सिंह जो होते हैं वो उस कृतिक को देख लेते हैं, उस नरसंहार में वो थे, वो बच गए थे गलती से, तो उनको वो दर्द था, वो उनके सीने में था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके लंदन गए, और जो
ओ डायर था जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसको जाके शूट कर दिया था 1940 में। तो बदला लिया था बेसिकली उधम सिंह ने। तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया था। तो ये थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी। इसके पीछे का कारण मैंने बताया, रोलेट एक्ट, कौन कौन सी कमिटीज बनी मैंने बताया, ठीक है। और कब हुआ था, डेट थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इवेंट आपको थोड़े से याद रखने हैं। रोलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे, सिडनी रोलेट थे, ये आपको याद रखना है। तो ये हंटर कमीशन आपका बना था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और जो जो आपने सीखा वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कोर्सेस, और पेपर 2 में आपको पढ़ाता हूं हिस्ट्री। तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पेपर 2 जिनका भी हिस्ट्री है, अगर आप मेरे से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, तो आप मेरे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जहां अपनी यूनिवर्सिटी पे मेरे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है पेपर 2 की। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।